अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम वी टॉक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ फराज हुसैन। नाजरीन, मंगल की शब ईरान की जानब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई। बलूचिस्तान में ड्रोन हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 बच्चे शहीद हो गए और 3 बच्चे जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तो आज पाकिस्तान की जानब से जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान में दहशतगर्द तंजीमों के जो ग्रोह है उनको निशाना बनाया गया है और इतलात ये हैं कि 7 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और ISPR के मुताबिक 2 ड्रोन और 5 मुख्तलिफ जो हथियार हैं उनके ज़रिए ये ऑपरेशन किया गया है। और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी जो कल दोपहर को तलब कर ली गई है और इसकी सदारत जो है वो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब करेंगे। इस इजलास में आर्मी चीफ समेत दीगर जो सर्विसेज चीफ हैं वो भी शिरकत करेंगे और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। और दूसरी जानब अगर बात की जाए सियासी माहौल के हवाले से, तो आज मियाँ साहब का पहला जलसा था हाफिज़ाबाद में। मियाँ नवाज शरीफ ने आज पहला जलसे से खिताब करते हुए काफ़ी गिले शिकवे किए हैं। उन्होंने कहा कि 5 जजेज़ अगर 2017 में मुझे ना निकालते तो आज कोई भी बेरोज़गार ना होता, नौजवानों के पास नौकरियां होती और जो रोटी है वो आज भी 4 रुपए की होती और बिजली और गैस की जो कीमतें हैं वो भी बिल्कुल मुनासिब होती। और उसी के साथ साथ चेयरमैन PTI जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको एक ही तरह का निशान दिया जाए ताकि वोटर्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ ना हो। बहरहाल इस सूरत हाल में भी जो हमारे साथ वर्कर हैं और उम्मीदवार हैं मुश्किल वक्त में खड़े हैं और हॉर्स ट्रेडिंग का भी खदशा ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो करप्शन नहीं करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर बात करें मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब जो हैं, आज उन्होंने भी जलसे से खिताब करते हुए कड़े वार किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग पर। उन्होंने कहा कि बिलावल और शहबाज जो हैं ये बस समझ नहीं आ रही कि जेली एक मुकाबले का माहौल बना रहे हैं। तीर और शेर का मुकाबला कहते फिरते हैं, शेर जो है वो असल में बिल्ली है, शेर नहीं है। और हम जो हैं वो पाकिस्तान में इनकलाब लाना चाहते हैं। अब 2 पाकिस्तान नहीं बल्कि 1 पाकिस्तान होगा। इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तजियाकार जनाब वारिस रज़ा साहब और उनके साथ रज़ा सैयद साहब और सफ़ीना खान साहिबा। आप सबका बहुत शुक्रिया। रज़ा साहब, आपके पास आना चाहूँगा कि आज जो पाकिस्तान की जानब से सुबह ईरान में जवाबी कार्रवाई की गई है, क्या आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह की कार्रवाई होगी या होनी चाहिए थी? जी बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान की जानिब से एक जवाबी कार्रवाई जिसको कहा जा सकता है, उसमें ईरान की हुदूद के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के उन ठिकानों पर प्रिसिशन अटैक किया गया या हमला किया गया कि जहां से दरअंदाज पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होते थे। मुख्तलिफ लोगों के नाम भी इस और हवाले से सामने आए हैं और मुख्तलिफ तंजीमों के नाम भी इस हवाले से सामने आए हैं। और ये सारी सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई कि जब आज से 1 रोज़ पहले ईरान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर बाकायदा मिसाइल और ड्रोन के ज़रिए से हमला करके इस बात का दावा किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ईरानी दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। याद रहे कि ये 2 अलग अलग मुल्क हैं और इन दोनों अलग अलग मुल्कों की अपनी अफवाज भी हैं और अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी भी है, लेकिन जब एक मुल्क की जानिब से दूसरे मुल्क की बॉर्डर सिक्योरिटी और फौज को बाईपास करके बराह रास्त फौजी कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है तो ये एक इंतहाई नापसंदीदा, नाखुशगवार और काबिल मजम्मत सूरत हाल होती है। और अगर ये 2 ममालिक जो कि आपस में होस्टाइल ना हो, जिनके दरमियान हिस्ट्री बरादराना हो, उनमें ख़ास तौर पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसको यानी शौक के साथ देखी जाती है और अवाम भी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो है कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए कि जी कनाडा की फ़ौज अमेरिका में घुस जाए और वहाँ पर घुस के वो कोई मिसाइल मार दे या वहाँ पर वो ड्रोन चला दे कोई, तो वहाँ अमेरिका के अवाम जो हैं वो सुबह सो के उठेंगे और उनको पता चलेगा कि जी कनाडा वालों ने हमारे साथ ये कर दिया है। तो उनकी जो फीलिंग्स होंगी वही फीलिंग पाकिस्तानियों की थी और पाकिस्तानी बहुत सख्त रद्द अमल पाकिस्तानियों का आया और अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की उमंगों की तर्जुमानी की। अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अवाम की उस भरोसे की लाज रखी कि जो उनको अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों पर है और वो उस चीज़ की लाज रखी कि जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर उनका कमिटमेंट है। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की कल यूनी वोकल थे
और वो सब इस बात पर सख्त नाराज थे कि ईरान ने हमारे मुल्क के अंदरूनी इलाकों में कार्रवाई करके हमारी कौमी सलामती को ललकार दिया। आज पाकिस्तान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल दिया गया वो प्रोपोर्शन अगर देखा जाए तो वो उससे ज़्यादा संगीन था, उससे ज़्यादा ताकतवर था और ईरान के लिए ये वाज़ेह पैगाम था कि अगर वो इराक में, लबनान में, यमन में, फ़लस्तीन में या अज़रबैजान में अपनी कार्रवाइयाँ कर लेता है और कोई जवाबी रद्द-ए-अमल नहीं आता तो ये पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल नहीं है और वो पाकिस्तान को ना शाम समझे, ना इराक समझे, ना फ़लस्तीन समझे, ना अज़रबैजान समझे और ना यमन समझे। और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की अफवाज अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के हवाले से बहुत क्लियर माइंडेड हैं और किसी किस्म की दरअंदाजी को टॉलरेट नहीं करते और उसका वही जवाब दिया जाता है कि जो बनता है और जो आज दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जो तर्जुमानी करते हुए आज जो रिस्पांस दिया है उसको तमाम पाकिस्तानियों के लिए बाइसे इत्मीनान करार दिया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। वारिस साहब आपके पास आऊँगा। जो आज मतलब कार्रवाई की गई आज सुबह 4 बज के तकरीबन 5 मिनट पर 2 ड्रोन्स और 5 मुख्तलिफ तरह के हथियारों से कार्रवाई की गई ईरान में, जहाँ पर BLA की दहशतगर्द की तंजीमों को टारगेट किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मतलब जैसे वारिस रज़ा साहब ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो कोई मंदिर का घंटा तो नहीं है जो जिसका मर्जी दिल करे वो आके बजा के चला जाए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, ये बात उसूली तौर से मैं रजा साहब से और आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि किसी को भी किसी के मुल्क में दरअंदाजी करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए और काबिले मुजम्मत अमल है दरअंदाजी करने का किसी भी मुल्क की टेरिटरी में। एक बात और मैं ये समझता हूँ, लेकिन इसके दो रुख हैं। देखिए, बात यह है कि दरअंदाजी करने वाला मुल्क जो है ना वो ज्यादा काबिल मुजम्मत होता है उस वक्त जब वो पहले नंबर पर दरअंदाजी करता है। दरअंदाजी दूसरे नंबर पर की जाती है तो उसको भी मेरे ख्याल में हमें देखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दरअंदाजी जो है ना बुनियादी तौर से इसको कंडेम करना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी हो। ठीक है, दरअंदाजी का जो कल्चर है और ख़ास तौर से डिफेंस के हवाले से दरअंदाजी का कल्चर जो है वो खित्तों के अमन को तहो-बाला करने का एक ऐसा शाखसाना होता है कि जिससे वक्ती तौर से तो शायद कि सुकून आ जाए, वक्ती तौर से शायद आपके जज्बात ठंडे हो जाएं, वक्ती तौर से शायद कि आपको इत्मीनान हो जाए और शायद कि आप जो है ना अपने जज्बात को कहें कि जनाब हम भी डट कर खड़े हैं और हम भी जवाब देना जानते हैं। ये तमाम चीजें अपनी जगह दुरुस्त है, हो सकती हैं, लेकिन इसके जो असरात हैं, जो तारीख और मुस्तकबिल पर पड़ने वाले असरात हैं, नस्लों पर पड़ने वाले असरात हैं, उनसे दरअंदाजी करने वाले कोई भी मुल्क क्यों नहीं आगाह होते हैं या क्यों नहीं उसका जवाब देने वाले उससे आगाह होते हैं। मैंने शायद कल भी यही कहा था, आज भी मैं यही कह रहा हूँ। मेरा कल बल्कि हर जंग के हवाले से मेरा मौक़िफ़ रहता है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती है। जंग की किसी भी जंग की किसी भी तरकीब, किसी भी हयात, किसी भी तरीक़ेकार को नापसंद किया जाना चाहिए और इसलिए कि अमन जो है वो हमारी ज़रूरत होती है। अमन सियासत के लिए भी ज़रूरत होती है, मईशत के लिए भी ज़रूरत होती है, समाज के लिए भी ज़रूरत होती है और इंसानी बका के लिए भी ज़रूरत होती है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जंग की कोई भी कैफियत हो, वो कहते हैं ना कि बम अपनों पर गिरे के बम गैरों पर रूह तामीर जख्म खाती है और खेत अपने जले के गैरों के जीत फाकों से तिल मिलाती है। इसलिए गरीब इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। बिल्कुल वारिस साहब, तो फिर क्या आप समझते हैं कि ये जो कशीदगी है जो मतलब कि यहाँ पे मामला जो है वो ठंडा हो जाएगा या फिर खदशा है कि ये जो कशीदगी मजीद बढ़ सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ ये बात बहुत अहम है इसमें,
मैं ये समझता हूँ कि अब ये मामला बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और इसमें एक बड़ा अहम बात है, और मैं चाहूंगा कि रजा साहब इस पर जरूर गुफ्तगू करें, मेरे बाद या सफीना गुफ्तगू करें। एक बड़ा बयान चुगली खा रहा है सुबह से, कि अमेरिका का एक बयान आया है कि इस खित्ते को डीस्टेबलाइज करने में जो है वो दहशतगर्दों का माविन और मददगार जो है वो ईरान है। ये इतना खतरनाक बयान है। ये पाकिस्तान की फेवर है, पाकिस्तान की मुखालफत है, या इस खित्ते को दोबारा से असर नौ एक नई जंग में धकेलने का शाखसाना है। ये बहुत खतरनाक बात है। इससे मेरे ख्याल में हमारे मुल्क को और तमाम खित्ते के ममालिक को बहुत संजीदगी से इस अमल को देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि शिकस्त खाने के बाद दोबारा से शिकस्त खोरदा जो शख्स है, ये जो फर्द है, ये जो मुल्क है, वो दोबारा से हमारे मुल्कों के खित्ते के मुल्कों को इराक, शाम, लबनान, अफगानिस्तान बनाना चाहता है। तो ये बहुत अहम बात है। ठीक है सफीना, आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह आज पाकिस्तान की तरफ से भी ईरान में दहशतगर्दों को टारगेट किया गया है, तो इससे मतलब कि ये मामला अब यहाँ पर कोई कूल डाउन हो जाएगा या फिर मज़ीद कशीदगी बढ़ने का खदशा है? जैसे आप कल भी कह रही थी कि आइंदा आने वाले वक्त में भी हो सकता है कि ईरान दोबारा अटैक कर सकता है पाकिस्तान पर। पहली बात तो आप समेत तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक कि पाकिस्तान की पाक फोर्सेस ने जो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ईरान ने मुदाखलत करते हुए फोर्सफुली ज़बरदस्ती अपने आप को दिखाने की कोशिश की थी कि हमारी इज्जत और वकार के ऊपर हुर्फ आया है। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ दहशतगर्द थे, हमने उनको टारगेट बनाया, तो हमारी पाक फोर्सेस ने उनको बरवक्त जवाब देते हुए हमें ये बताया है कि पाकिस्तान की पाक फोर्सेस जाग रही हैं, बल्कि वो अपनी गैरत पर किसी भी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए आप तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी बात, ईरान ये वाहिद मुल्क है जिसने पूरी दुनिया में ये इंप्रेशन दिया हुआ है कि ये किसी से नहीं डरता। आप लोग मेरी वर्ड्स को जरा गौर से सुनिएगा। बमा अमेरिका कि मैं किसी की नहीं सुनता, ईरान की एक ही बात, वो किसी की नहीं सुनता, वो मर जाता है, वो कट जाता है, उसको कोई छेड़ता भी नहीं है। और अगर इस वक्त में एक पाकिस्तानी मुस्लिम मुल्क होते हुए अगर ईरान को ये बावर करवाता है कि मुसलमान होना साइड पे बाद में, लेकिन अगर आप हमारी रिस्पेक्ट, हमारी इज्जत पर हाथ डालेंगे तो हमें अपनी हिफाजत करना सबसे पहले फर्ज है। नबियों से हम सुनते आए हैं कि हर नबियों ने अपनी अपनी फौज बनाई, अपने इलाके की हिफाजत के लिए फौज वाजिब होती है। और ये कह देना कि सिर्फ दुनिया में, वैसे भी मुझे ये बताया कि दुनिया किसके आगे झुकती है, कमजोर के सामने, मुफाहमत पसंद के सामने या ताकतवर के सामने। अगर पाकिस्तान आज झुक जाता, जवाब नहीं देता, मसालेहत दिखा देता, तो ईरान तो कल से कह रहा था कि हम दोबारा अटैक करेंगे, भारत उसको पुश कर रहा था। मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि ये मत भूलें, भारत का एक बहुत ही अहम ऑफिशियल ईरान का विजिट कर रहा था, उसके बाद पाकिस्तान पर हमला होना ये नॉर्मल चीजें नहीं थी। बिल्कुल। तो कल भारत की जानिब से ये बयान दिया गया कि ईरान अपने दिफा के लिए ऐसा कर सकता है, लेकिन आज जो पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए किया है उस पर कोई बयान नहीं दिया उन्होंने, वो चुप है। मैं वही तो कह रही हूँ। और अब अमेरिका अगर ये कह रहा है कि ईरान मुझे बताए कुलभूषण कहाँ से आया था, भारतीय एजेंट किसकी सरजमीन से आया था। अगर मुझे अपने वतन के अलावा मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। रोटी पाकिस्तानियों को ईरान ने नहीं देनी है, रोटी पाकिस्तानियों को लेबनान ने नहीं देनी है, हम लोगों ने खुद कमानी है। लेकिन अगर हमारी जो इज्जत पे हाथ आ जाए, हम खामोश रहेंगे क्योंकि ईरान के ऊपर मुश्किल वक्त आ जाएगा। तो अगर जो कर रहे हैं वो भरेगा, हमने तो ठेका नहीं लिया हुआ। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप हर जगह जाके पंगे लो। अब मुसलमानों को अपने आप को ख्याल रखना सबसे पहले जरूरी है। हम किसी की सॉवरेनिटी को जाके कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, लेकिन अगर दूसरे नाजायज फायदा उठाएंगे और हमें चैलेंज करेंगे तो हमारे पे तो फर्ज है ना, हमारा तो दीन भी कहता है कि अपनी हिफाजत करो, तो हम तो अपनी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद दूसरा नाजायज फायदा उठाए कि एक वो हमसाया है हमारा, दूसरा वो मुसलमान मुल्क है, और तो तीसरा वो ईरान है, तो हम उसको टच नहीं करेंगे, वो हमें मारेगा और हम मार खाते रहेंगे। तो प्लीज ऐसी बातों से बाहर आ जाए। वो जाने अमेरिका जाने, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हमने तो उनके ऊपर अटैक नहीं किया था, उन्होंने हम पे किया, उस वापस जवाब मिला है, सिंपल। ठीक है रजा साहब, आपके पास आऊँगा। जैसे वारिस साहब ने कहा कि किसी भी खिते के अमन के लिए अमन होना बहुत ज़रूरी है और जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता,
तो फिर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो अभी कशीदगी है, इसको फिर कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, कशीदगी को डी एस्केलेट करने के लिए तो ऐसे इकदामात ही लेने पड़ते हैं कि जो सिफारती सतह के ऊपर लिए गए इकदामात होते हैं। अभी दोनों मुल्कों के दरमियान काइनेटिक एपिसोड हो गए, यानी जो ईरान की तरफ से हुआ उसको भी काइनेटिक एपिसोड कहा जाता है फौजी जबान में, और पाकिस्तान ने आज सुबह जो किया वो भी एक काइनेटिक एपिसोड है। तो दोनों मुल्कों की जानिब से काइनेटिक एपिसोड हो चुके हैं, और पाकिस्तान का एपिसोड यकीनन माइट के एतबार से और प्रोपोर्शन के एतबार से कहीं ज़्यादा ताकतवर था उससे कि जो ईरान की जानिब से किया गया। ईरान को एक वाज़ेह मैसेज चला गया, और वो वाज़ेह मैसेज एक तो ये कि पाकिस्तान टॉलरेट नहीं करेगा, और दूसरे ये कि पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए ताकत और सलाहियत ईरान से कम 7 गुना ज़्यादा पावरफुल रिस्पॉन्स था जो उनको दे दिया गया। अब इस रिस्पॉन्स के बाद अकल के और होश के नाखून लेने का उनका ऑप्शन है उनके पास कि वो रीथिंक करें, रिविजिट करें और मोहतात हो जाएं, इस बारे में बिल्कुल खबरदार हो जाएं कि अगर आइंदा उनको पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अगर कोई मतलूब दहशतगर्दों का सूरत हाल का सामना भी हो तो वो पाकिस्तान के थ्रू प्रॉपर चैनल जो तयशुदा तरीक़ाकार है उसके मुताबिक वो हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता करें और उनके सामने वो तमाम एविडेंस रखें, और फिर उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो उनकी मदद करें और उनके मतलूब लोगों की गिरफ्तारी का अमल अपनी सरजमीन पर अज खुद अंजाम दें। ये एक वाहिद रास्ता है जो दो सिविलाइज मुल्कों के दरमियान होता है, बायलैटरल रिलेशंस के होते हुए। किसी दूसरे मुल्क में डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होती, कभी भी नहीं की जाती। अब जैसा कि ये बात बार बार कही जा चुकी है कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पे आना पड़ेगा और उनको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि उनकी मुहिम जोई जो है वो वन साइडेड नहीं हो सकती। अच्छा, मैं ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर, गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान हमने ये देखा कि ईरान ने पहले तो इराक के साथ उनकी एक लंबी जंग चली, उसके बाद क्योंकि उनका जो नैरेटिव है वो अमेरिका को उन्होंने एक फोकस किया हुआ है कि जी हमारी अमेरिका से दुश्मनी चल रही है, और फिर उसकी साइड में वो यानी पूरे खित्ते के अंदर उनकी अपनी इंटरेस्ट है, उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, उनकी प्रॉक्सीज भी वहाँ पर ऑपरेट करती हैं, ख़ासतौर पर इराक में और सीरिया में हमने देखा। तो उससे शायद उनको एक आदत सी पड़ गई है खित्ते के अंदर अपनी ताकत को मनवाने की, उनको एक आदत सी पड़ गई है अपने आप को एक रीजनल पावर के तौर पर इस्टेब्लिश करने की। तो अब वो रीजनल पावर के तौर पर अगर वो इराक के साथ, यमन के साथ, सीरिया के साथ, फ़लस्तीन के साथ, आज़रबाईजान के साथ अगर वो चल रहे हैं और वो मुल्क उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या उनको रिटेलिएट नहीं कर रहे, तो वो उन मुल्कों का मसला है, उन मुल्कों का मामला है। पाकिस्तान एक अलग मुल्क है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से मिलिट्री, हम बेशक माशी तौर पर अच्छे हालात में नहीं है, बेशक हमारी सियासत थोड़ी सी परेशानियों का शिकार है, मानते हैं हम इस बात को, लेकिन जो हमारी मिलिट्री माइट है, जो हमारा रिजॉल्व है, जो हमारा नेशनलिज्म है, जो हमारी पाकिस्तानियत है, वो कहीं भी नहीं सोई, वो अभी ख़त्म नहीं हुई और वो ना ही कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, और ये उसी की डेमोस्ट्रेशन है, ये उसी का डेमोस्ट्रेशन है। तो हम रिजॉल्व रखते हैं और अपना राइट रिजर्व रखते हैं कि अगर कोई हमारे साथ ऐसा रवैया अख्तियार करने की कोशिश करेगा कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसको उसी ज़बान में और उसी करेंसी में और उसी प्रोपोर्शन के साथ उसको जवाब मिलेगा। ठीक है रज़ा साहब, मैं आपके पास ही आपसे शुरू करना चाहूँगा। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने आज हाफिज़ाबाद में जलसे से खिताब करते हुए सबसे पहले तो बड़े गिले शिकवे किए उन्होंने जी कि 2017 में अगर मुझे ना निकाला जाता तो आज बेरोज़गारी ख़त्म हो चुकी होती, पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता, और जो अपने 3 अदवार के जो काम है, कारकर्दगी है, उसको भी बार बार हाईलाइट किया गया। तो क्या आप समझते हैं कि मियां साहब अपने 3 अदवार की कारकर्दगी पर अवाम को एतमाद में ले पाएंगे? क्योंकि अभी तक तो बाकायदा तौर पर कोई मंशूर भी सामने नहीं आ सका उनका। देखिए, वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, यानी ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि उनको उनके बयानिए को कितनी पजीराई मिल रही है। नहीं, आपका लेकिन अगर क्या आपका सवाल, हाँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मियां साहब हों या कोई भी ऐसा सियासी लीडर जो 2 या 3 मरतबा पावर में रह चुका है, वो जब चौथी मरतबा या तीसरी मरतबा पावर में आने के लिए पिच करता है तो उसको अपनी माजी की कारकर्दगी ही अवाम के सामने रखनी होती है कि वो याद दिलाना होता है अवाम को कि जनाब जब मेरी हुकूमत थी तो मैंने फलां इकदामात किए कि जिससे आपकी जिंदगियों में ये आसानी पैदा हुई। तो उनको ये हक हासिल है कि वो अपने अदवार में किए जाने वाले तमाम उन कामों को, तरक्याती कामों को,
या आईनी जो अगर रिफॉर्म्स उन्होंने किए तो उनका वो जिक्र करें कि जिससे पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियों में आसानियां फराम होने का बंदोबस्त हुआ। और साथ साथ हल्का फुल्का ये शिकवा भी जायज़ बनता है कि अगर उनको हटाया गया गैर मामूली तरीके से या उनके खिलाफ कोई ऐसा यानी जिसे कहते हैं कनाइवेंस हुई या जिसे उर्दू में कहते हैं साजिश की गई, अगर उनके खिलाफ उनको अगर ऐसा लगता है तो ये बात भी अवाम के सामने वो रखेंगे। इसलिए कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो आमतौर से मजलूमियत का जो कार्ड है उसको रिस्पॉन्ड ज़रूर करती है। तो अगर वो अपने आप को पाकिस्तान के अवाम के सामने या अपने हामियों के सामने मजलूम के तौर पर पिच करने में कामयाब हो गए तो यकीनन उनको हमदर्दी का वोट मिल जाएगा। तो ये जो अप्रोच है ये पाकिस्तान के मारूजी सियासी माहौल में ये एक काबिल फ़हम अप्रोच है। मुझे इस पर कोई हैरत नहीं है और ना ही मुझे इसके ऊपर कोई तशवीश है। हाँ, कितना कारआमद होगा, कितना नतीजा निकलेगा और कितना फेवर उनको मिलेगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है वारिस साहब, आपके पास आऊँगा कि आपने कहा था कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो खुद मंशूर अवाम के सामने पेश करेंगे, एजेंडा अवाम के सामने रखेंगे, लेकिन आज कोई मंशूर उन्होंने अवाम के सामने रखा नहीं है। इस आखिर इतनी सुस्त रवि का क्यों शिकार है नून लीग? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, मैं शायद इसी से शुरू भी करने वाला था। जी बात यह है कि देखिए, आज आप नवाज शरीफ की जो आज उन्होंने इंतखाबी मुहिम शुरू की है उसमें दो तीन चीजें बहुत अहम हैं। एक तो आप ये देखिए कि बमुश्किल उन्होंने 15 मिनट से ज्यादा की तकरीर नहीं की, बिल्कुल एक बात। और उसमें उन्होंने तरकीब क्या रखी है, तरतीब मैं देखिए। वो बिल्कुल पहले खुद खिताब किया है और उसके बाद मरियम नवाज से कहा है कि वो खिताब करेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस पर अब मरियम इस साहिबा ने कहा है कि तरतीब मुझे मुनासिब नहीं लग रहा कि मैं आपके बाद खिताब करूं। हाँ नहीं, वो ठीक है, वो तो जाहिर है कि एक अदब और लिहाज के हवाले से मेरे ख्याल में हम और आप ये जुमला कहना भी चाहिए हमें अखलाकी तौर से, ठीक है ना। एक अलग बात है, मैं तो तरतीब के हवाले से बात कर रहा हूँ। जी अब उन्होंने कुछ काम नहीं, यानी उन 10 से 15 मिनट की तकरीर में नवाज शरीफ ने कोई भी ऐसी बात जो कि पीटीआई या 3 साल की गवर्नमेंट के हवाले से एक लफ्ज नहीं कहा। बिल्कुल आप इसमें बहुत गौर कीजिएगा ये जो मैं बात कह रहा हूं। लेकिन ये काम उन्होंने मरियम को दे दिया बिल्कुल और मरियम ने और नून लीग के नवाज शरीफ साहब ने कहीं भी क्रिटिसिज्म में अपने या इंतखाबी मुहिम में या आज के जलसे में कहीं भी पीपुल्स पार्टी को, बिलावल को या पीपुल्स पार्टी के किसी भी टारगेट नहीं किया। नुक्ते को ना मौजूद बहस ही नहीं बनाया। टारगेट बिल्कुल करना तो एक अलग बात है, मौजूद बहस ही नहीं बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी स्ट्रेटेजी में जो है ना, अपने तौर से जो उन्होंने स्ट्रेटेजी तरतीब दी है वो उस स्ट्रेटेजी के तहत चल रहे हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है कि जो मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल ठीक आपने याद दिलाया मुझे। लेकिन कल ही उन्होंने ये ऐलान किया है, चेयरमैन जो है ना इरफान साहब ने, जो उसके चेयरमैन आइन कमेटी के, उन्होंने ये कहा है कि हम आइन को 1-2 दिन में पेश करेंगे, क्योंकि हम आइन को 2 सफ़ों पर पेश करना नहीं चाहते। जिस तरह उजलत में पीपुल्स पार्टी ने 2 सफ़ों का आइन पेश करके और अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। और आज मरियम ने एक बात और भी कही है कि हम सिर्फ वो वादे आपसे करेंगे जो कि हम पूरे कर सकते हैं। आप ये देखिए कि बिलावल को उन्होंने एक जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है वो आपने अगर गौर से सुना, जी जी उन्होंने बिलावल बार बार कह रहे हैं 300 यूनिट करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हम 100 से 200 यूनिट तक जो है हम लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम रिलीफ नहीं दे सकते। तो एक तरीके से उन्होंने हकायक के हवाले से अवाम को आगाह करने की कोशिश की है। और बकौल रजा साहब के, अब देखते हैं कि वो अपने इस मकसद में और इस इंतखाबी मुहिम में या अपने बयानी में किस हद तक अवाम उनको पजीराई उनको मिलती है अवाम में। ये जाहिर है कि आने वाला वक्त या 8 फरवरी का इंतखाबात के नताइज ही बता पाए। ठीक है सफ़ीना, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आपके पास ब्रेक के पास बाद आऊँगा और मरियम नवाज जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बानी पीटीआई को टारगेट करती हैं उस हवाले से बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक इन वी टॉक। नाजरीन, मरियम नवाज साहबा जो हैं वो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रही हैं, बानी पीटीआई को टारगेट कर रही हैं। हालांकि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन से बाकायदा तौर पर तो हिस्सा नहीं ले रही। सफीना साहब, आपके पास आऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भी बाहर है, उनसे बल्ले का निशान भी छीन लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद मरियम साहबा जो हैं वो मुसलसल उकाड़ा में भी आपने देखा तनकीद की, आज भी उन्होंने काफ़ी तनकीद की। तो ऐसे नहीं लग रहा कि अभी भी नून लीग के जो ज़हनों पर खौफ तारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या फिर ऐसा जाहिर किया जा रहा है? सबसे पहले तो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर, पाकिस्तान के कौमी जरूरत, पाकिस्तान के वन एंड ओनली हल नवाज शरीफ साहब ने 10 मिनट की तकरीर की 21 अक्टूबर के बाद। बिल्कुल। और पाकिस्तान में आज इतना बड़ा दिन है, पूरी नेशन जो यूनाइटेड है, पूरी नेशन जो खुश है, उनके मुंह से एक लफ्ज अगर मैंने मिस कर दिया हो क्योंकि मैंने उनकी तकरीर नहीं सुनी है, अगर उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, पाकिस्तान की गयूर पाक फोर्सेस ने ईरान को नहीं, इस तरह का कोई जवाब जिक्र दिया। नहीं किया गया। एक लफ्ज कुछ तो बोला होगा उन्होंने, नहीं कुछ बोला होगा। हो सकता है उस वक्त आप लोगों का टीवी ना चल रहा हो, कुछ तो बोला होगा। हो सकता है फ्यू सेकंड में कुछ बोला होगा उन्होंने। नहीं बोला क्योंकि मियां साहब की खुद पसंदी है, उनकी पर्सनालिटी शो करती है कि वो बार बार एक लफ्ज तो बोलते हैं, हम 9 मई वाले नहीं है, हम 28 मई वाले हैं। जो मियां साहब ने खुद कर लिया उनके टेन्योर में हो गया, बस वही पाकिस्तान है। उसके अलावा अगर किसी और माई के लाल ने कुछ कर दिया है तो उसका वो जिक्र करना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उसका वो क्रेडिट नहीं ले सकते। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक तो ये मैं आपको, दूसरी बात, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सेकंड टाइम ये पीएमएलएन के अंदर थोड़ा सा है कि आपने ना बात नहीं करनी, वो ये इंप्रेशन ये जाएगा कि आप लो हो रहे हैं, ये आपकी बजाय ये लीडर देगा, वो लीडर देगा, क्योंकि मैं रही हूँ, आई वाज पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर, मुझे पता है। तो ये जो एक फेक पर्सोना बनाने की कोशिश की जाती है ना, ये वो इसका इंप्रेशन है, तो मैं इसका 0 नंबर दूंगी इनकी स्ट्रैटेजी को। तीसरा यार बड़ा अहम इंपॉर्टेंट सवाल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अभी तक अपना मंशूर पार्टी का नहीं दिया है। उस पार्टी के जो हेड इरफान सिद्दीकी साहब है, वैसे तो मियां साहब बैठते थे पूरा एक वजीर आजम बन के अपनी कोर कमेटी के अंदर, एक एक बंदे का इंटरव्यू शो ऑफ कर रहे हैं, पूरा वीडियो फुटेज चल रही है। इस मंशूर कमेटी की कोई एक मीटिंग आप लोगों के सामने कोई विजुअल्स नजर आए हूं कि कौन आइन लिख रहा है, कौन इरफान सिद्दीकी के साथ बैठे हुए वो ब्रेन स्ट्रोम कौन है जो ये सारा आइन लिखने में काम कर रहे हैं, कोई एक फुटेज, कौन कौन मेंबर्स बैठे होते हैं, 1 2 3 कौन बैठे हुए हैं जो ये मंशूर लिख रहे हैं, किसी एक की फुटेज आज तक आई हो? नहीं आई। तो ये हम लोग बड़े आराम से मुदब्बराना आई एम सॉरी, मियां साहब का आज से पहले वो जो उकाड़ा में हुआ है ना मरियम नवाज का खिताब, वो ज्यादा सक्सेसफुल था। इसका मतलब है मैं ये कहूं कि वो उकाड़ा का उम्मीदवार इनका स्ट्रॉन्ग था जो इतना मजमा इकट्ठा करने में कामयाब हो गया। और आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ और उनके बहुत ही क्लोज वन तारड़ फैमिली के जो वो वहां पर रुकन थे, और मजमा आपने देखा है, मुझे मत बताएं, वहां पर जो मौजूद सहाफी थे वो विजुअल्स हमें लाइव दिखा रहे थे। तो ये बहुत ही मियां साहब के मयार का तो नहीं था। एक कौमी जरूरत, एक कौमी लीडर नवाज शरीफ वन एंड ओनली, ना आगे बल्ला है ना बिल्कुल, आगे जिसका वावेला चल रहा था, इंतजार हो रहा था कि मियां साहब ग्राउंड में आएंगे, तो लेकिन उस तरह से रिस्पॉन्स ना होने के बाद भी अगर मियां साहब क्राउड पुल नहीं कर पा रहे तो मुझे फिर उनके लिए एक बड़ी हमदर्दाना और मुखलिसाना मशवरा है, मियां साहब आप घर बैठे मरियम नवाज को लीड करने दे, एटलीस्ट आपकी इज्जत तो बची रहेगी कि आपके लिए इस तरह के विजुअल दुनिया ना देखे, आपका भरम बना रहेगा। लेकिन अब स्ट्रेटजी ब्रेन स्ट्रेम और वो करने वाले तो वो उनकी अपनी कोर कमेटी है जो उनको ये गाइड कर रही है, हम कौन होते हैं ये बताने वाले, मशवरे देने वाले। ठीक है रजा साहब, आपके पास आऊँगा। जैसे मरियम साहिबा काफ़ी तनकीद करती आ रही हैं बानी पीटीआई पर, तो क्या आप नहीं समझते कि इस चीज़ से आगे निकल जाना चाहिए, अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसको मजबूत करना चाहिए? और ये तो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे पीटीआई की कैंपेन भी खुद ही चला रहे हैं। ये देखिए, कौन किस तरह से कैंपेन चलाना चाहता है ये उसकी अपनी चॉइस होती है। नंबर 1, हमें यानी ऑडियंस के तौर पर किसी की बात अच्छी लगती है या किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, नागवार गुजरती है, तो उस पर यह मुमकिन नहीं होता कि मुझे क्योंकि फलां लीडर की तकरीर पसंद नहीं आई तो मैं ये कहूं कि इसको आगे निकल जाना चाहिए इस पॉइंट से। ऐसा नहीं होगा। वो लीडर है और लीडर ने जो पॉलिसी बनाई है
वो उस पॉलिसी को बनाने, इम्प्लीमेंट करने और फिर उसके नतायज को हासिल करने की सारी जिम्मेदारी भी उसकी होती है। यानी जिस पॉलिसी की जानिब आपने सवाल में इशारा किया है, अगर उस पॉलिसी का उनको फायदा होगा तो भी उनका ही फायदा है, और अगर उस पॉलिसी का उनको नुकसान होगा तो भी उनका ही नुकसान है। तो ये लीडर की बात है। यानी इसमें हम ये तज्जिया करके हम इसको करेक्शन नहीं कर सकते कि जी आपको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर इंसान की एक अपनी प्रेफरेंस होती है, हर इंसान की अपनी एक पसंद नापसंद होती है, और इसमें जो नफ्सियात में जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है उसको कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। तो हर इंसान कन्फर्मेशन बायस का शिकार होता है नेचुरली। तो अगर किसी आदमी को एक सियासी जमात या एक सियासी लीडर पसंद नहीं है, तो सियासी जमात और सियासी लीडर की हर बात में उसको कोई ना कोई काबिल एतराज़ चीज़ नज़र आ जाएगी, और वो उसके ऊपर तनकीद भी करेगा और उस पर एतराज़ भी करेगा। इसी तरह अगर किसी को कोई सियासी जमात या सियासी लीडर गैर ज़रूरी तौर पे पसंद है, गैर मामूली तौर पे, तो फिर उसके गलत काम भी उसको नज़र नहीं आएंगे, और फिर वो उसके गलत कामों को भी छुपाता है और उसके गलत कामों को कवर भी करता है। तो इंसानी रवैयों की बात है, इसमें ये पर्सन टू पर्सन चॉइस वाली बात है कि किसी को कोई लीडर पसंद है, किसी को कोई जमात पसंद है, तो इसलिए किसी को कोई मौक़िफ़ एक्सेप्टेबल लगेगा और किसी को कोई मौक़िफ़ अनएक्सेप्टेबल लगेगा। इसके ऊपर इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है बात करना मुश्किल है कि उनकी ये चॉइस बहरहाल लीडर की होगी कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम में अवाम के सामने क्या रखना चाहते हैं। बयानी की चॉइस उनकी, अच्छा होगा उनका फायदा, बुरा होगा उनका नुकसान, सिंपल एज दैट। ठीक है वारिस साहब, आपके पास आऊँगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उन्होंने कहा है कि जी हमारी कोशिश थी कि हमें जो हमारे आज़ाद उम्मीदवार हैं एक ही निशान उनको दिया जाता ताकि जो वोटर हैं वो कंफ्यूज ना हो, और हॉर्स ट्रेडिंग का जो खदशा है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन के बाद जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीतने के बाद पीटीआई में शामिल हो पाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में टेक्निकली ये जरा दुश्वार काम है। वो जो और अच्छा गौहर साहब जो कह रहे हैं वो भी जो है ना काबिल अमल बात है नहीं, इसलिए कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से एक निशान देना जो है ना वो इलेक्शन कमीशन के शायद इख्तियार में भी नहीं है। इसलिए कि जब आज़ाद उम्मीदवार होता है तो फिर वो आज़ाद की हैसियत से ही उसको निशान अलॉट किए जाते हैं। हालांकि उन्होंने यानी सुप्रीम कोर्ट में जब वो मुकदमा चल रहा था उसमें नहीं, उन्होंने एक निशानात कोशिश जो है की वो थी। तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है ना, आरओ ही निशान लॉट करता है। तो करता है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार फिर इंडिपेंडेंट हो जाता है ना। इंडिपेंडेंट गोया कि उसका यानी पार्टी का उसका ताल्लुक नहीं होता, यानी पार्टी से उसका रजिस्टर्ड जो पार्टी होती है उससे उसका ताल्लुक नहीं होता। तो लिहाजा वो इस वजह से वो इलेक्शन कमीशन जो चाहेगा वो उसको यानी सिंबल देगा या उसकी चॉइस पर दे देगा। ऐसे भी होता है, कभी कभी उसकी चॉइस पर भी मिल जाता है सिंबल। तो मेरे ख्याल में ये शायद कि वो जाहिर है उनका नुक्ते नज़र है और वो अपने वर्कर्स को या वोटर्स को मुतमईन करने के लिए ये बयानियां ला रहे हैं। ठीक है, उनका राइट भी है कि वो अपने वर्कर्स को मुतमईन करने के लिए हर वो चीज़ हुकूमत पर या इदारों पर रख दें जो कि उनकी नाअहली की वजह से या उनकी नालायकियों की वजह से जो है ना वो इस मकाम पर पहुंचे। तो ये उनका एक हुस्न जन तो जरूर कहा जा सकता है, लेकिन हकायक से इसका कोई ताल्लुक। अच्छा, अब दूसरी बात आपने जो पूछी है कि पीटीआई को इससे कोई फायदा होगा या पीटीआई में वो शामिल हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, तो पार्लिमानी सियासत में जो है ना आज़ाद उम्मीदवार का चूंकि कोई पार्टी नहीं होती, बिल्कुल वो आज़ाद होते हैं, किसी का मतलब कि उन पे कोई पाबंदी नहीं होती। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि बहैसियत पार्टी अगर वो पीटीआई में शामिल होंगे तो डिफेक्टो क्लास में आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि इसमें भी जरा सा दुश्वारी होगी पीटीआई को, और देखते हैं कि पीटीआई क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। अभी तक तो ज़ाहिर इल्ज़ामात और उसी पर टिके हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी ज़ाहिर प्रॉब्लम में भी हैं और उनके साथ प्रॉब्लम है भी। लेकिन ये कि प्रॉब्लम वो सियासी तौर से या सियासी अंदाज से हल नहीं कर रहे। ये मैं बहुत अरसे से फील कर रहा हूँ
कि उनको प्रॉब्लम्स को जो है ना देखिए सियासी प्रॉब्लम सियासी तरीके से हल होते हैं। जैसे कि अभी हम और आप रजा साहब कह रहे थे कि देखिए ठीक है, मान लिया कि दोनों ममालिक ने दरअंदाजी की, लेकिन आखिरकार इसका हल जो है ना सिफारतकारी में होता है, यानी टेबल पर होता है। ठीक है ना, यानी हर चीज का सियासत का हल सियासी तरीके से निकाला जाता है। हमारे पीटीआई वालों का एक बड़ा अलमिया ये है कि चूंकि ये सियासी नहीं है, चूंकि ये खिलंडरे की पार्टी है और खिलंडरे ने जो है ना उनकी आदतें बिगाड़ दी हैं, सोचना समझना है नहीं उन्होंने, चलिए ठीक है वारिस लिहाजा वो साहब, उसी तरीके से। ठीक है वारिस साहब, आपका पॉइंट आ गया। सफीना आपके पास आऊँगा। जैसे गौर साहब ने कहा जी हमें पूरा यकीन है अपने उम्मीदवारों पर कि वो करप्शन नहीं करेंगे, तो क्या आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है? क्या आज़ाद उम्मीदवार पीटीए के पास ही आ पाएंगे? क्या देखती हैं आप? देखिए फराज, बिल्कुल मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर अभी नहीं है, इमरान खान का फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है और डेफिनेटली वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कमबैक भी करेंगे। जो ही जिस दिन वो पाकिस्तान में उनके 3 साल की नाअहली मैक्सिमम है वो खत्म होती है, वो दोबारा जाएंगे, अपनी पार्टी के लिए स्ट्रगल करेंगे, जो भी करेंगे, और ये जो बिखरे हुए लोग हैं दोबारा उनके साथ यूनाइटेड हो जाएंगे। तो आप ये जो लोग ये कहते हैं ना, जबकि इमरान खान का पत्ता खत्म हो गया, इमरान खान की जो है वो सियासत खत्म, फिर वो मुझे नवाज शरीफ साहब की तरफ जब देखती हूँ तो सोचने पर मजबूर कर देती है कि 3 दफा नवाज शरीफ साहब उखाड़ के फेंक दिए गए, वो वापस आ गए। बेनजीर भुट्टो को 2 दफा इकतदार से उखाड़ के फेंक दिया गया, उनको उनको शहादत मिली इसी इलेक्शन की वजह से, इसी सियासत की वजह से उनकी पार्टी आज भी कायम दायम है। इन दोनों पार्टियों को तोड़ दिया गया, इन दोनों पार्टियों के अंदर से कई टुकड़े करके निकाल दिए गए, लेकिन ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कायम है। नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त खलंडरे बिजनेसमैन ही थे, ठीक है, लेकिन वो कायम हो गए, चल गए, यहाँ तक पहुंच गए। बेनजीर भुट्टो भी अकेली थी, अपने अंकल्स में घिरी हुई थी, लेकिन वो सरवाइव कर गई, यहाँ तक पहुंच गई। तो मैं और आप नहीं होते हैं किसी की डेस्टिनी ये डिसाइड करने वाले कि कोई खत्म हो गया या वो ताया कयामत तक जो है वो कोई रहेगा। सियासी जमात आज तक खत्म देखिए, हो नहीं पाई वैसे इस तरह ना। कोई नहीं खत्म हाँ हो सकी। एएनपी को खत्म किया गया था भाई, उनको भी बैन कर दिया गया था, पूरी पॉलिटिकल पार्टी जी को। एएनपी आज भी कायम है। तो हमें, जब हम देख चुके हूं, मैं इसलिए कह रही हूं कि मैं इसलिए इमरान खान का फ्यूचर आगे देख रही हूं सियासत में, क्योंकि मैं पाकिस्तान में 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का पास्ट देख के ये कह रही हूं, क्योंकि उनपे कोई अल्लाह का खास करम नहीं है। जो नवाज शरीफ पे हो सकता है, मोहतरमा बेनजीर पे हो सकता है या उनकी पार्टी पे, तो इमरान खान जो कोई वो अल्लाह को नापसंदीदा तरीन कोई इंसान है, तो इसको अल्लाह ने निकाल दिया है कि चल भाई तू मैं साइड पे करता हूँ। तो इसलिए मैं वो देखते हुए कि हमारी पास्ट में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये सब कुछ हो चुका होगा, तो वो चीजें देख के मुझे लगता है कि ये कम बैक करेंगे इमरान खान और इनकी पार्टी दोबारा यूनाइटेड होगी और दोबारा खड़ी होगी। ये प्रोसीजर है पाकिस्तान की सियासत का कि सबको टूटना है, फिर उठना है, फिर गिरना है, फिर उठना है, फिर गिरना है, तो ये चलता रहता है। इसलिए मुझे ये अब हैरान कुन नहीं लगती हैं ये चीजें। तो इमरान खान कम बैक करेंगे। ठीक है रजा साहब, जैसे सफीना ने कहा कि इलेक्शन के बाद हो सकता है कि बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कम बैक करेगी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कोई चांसेस है कम बैक करने के? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में तो है नहीं, इस बिल्कुल। इलेक्शन में पीटीआई हिस्सा नहीं ले रही, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया। अब जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और वो अपना यानी वो बताते हैं कि उनका जो ताल्लुक है या उनका रिलेशनशिप जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है, तो उन लोगों के मुंतखब होकर असेंबली में आने के बाद क्या सूरत हाल दरपेश होगी, इसके ऊपर जो माहिरीन हैं वो ऑलरेडी एक राय रखते हैं और वो वाज़े तौर पर ये बात समझते हैं कि जो आज़ाद हैसियत में अगर कोई उम्मीदवार मुंतखब होकर आएगा पार्लियामान में, तो उसको लामहला किसी न किसी बड़ी सियासी जमात के साथ इश्तराकी अमल करना पड़ेगा। यानी ये इश्तराकी अमल इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हो सकता है, ग्रुप फॉर्म में भी हो सकता है और शमूलियत की सूरत में भी हो सकता है। इन आइदर ऑफ दीज केसेस होगा ये कि जो भी बड़ी जमात असेंबली में आएगी जिसके पास नंबर गेम में सबसे ज्यादा नंबर होगा, उसको मुमकिना तौर पर सपोर्ट फराहम करना शुरू कर देंगे आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले अफराद और एक नई हुकूमत बन जाएगी। उस नई हुकूमत के बनने के बाद फिर ये बात देखने वाली होगी कि एक साहब जो जेल में बंद हैं और जिनको ऑलरेडी एक आध केस में सजा हो चुकी है और आगे भी कुछ सजा होने का इम्कान नजर आ रहा है, फिर उनका कितना इन्फ्लुएंस रहेगा पार्लियामानी सियासत के ऊपर,
और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो किस हद तक उनके बगैर आगे चलेगी, ये आने वाले 2 से 3 माह में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सब लोगों को वाजे हो जाएगा। बहुत से बहुत 2 महीने के अंदर वाजे हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की सियासी जमात और उसके बानी जो जेल में हैं उनका मौजूदा पार्लियामान में और मौजूदा पॉलिटिक्स के अंदर क्या हिस्सा रह गया है, 2 महीने से 3 महीने के अंदर अंदर वाजे हो जाएगी ये सूरत हाल, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है वारिस साहब, जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराज, उन्होंने भी आज काफ़ी उन्होंने वार किए हैं नून लीग पर, पीपल्स पार्टी पर, कहा है कि जी हम इनकलाब लाना चाहते हैं, अब 2 पाकिस्तान नहीं 1 पाकिस्तान होगा। तो जमात इस्लामी की जो सियासत है उसको आप किस स्टेज पर देख रहे हैं, किस पोजीशन में देख रहे हैं इस सूरत हाल में? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया है। मैं जो है वो इस पर जुमला अदा करते हुए भी जो है वो नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि 2 रुखी जमात का अगर टैग दिया जा सकता है पाकिस्तान में और दोहरे मैयार की सियासत का टैग अगर दिया जा सकता है तो वो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी से एमक्यूएम बनी। आपको बहुत तारीखी बात बता दूं, जमात इस्लामी ही के लोगों के जरिए एमक्यूएम बनवाई गई और जमात इस्लामी लोगों के जरिए जो है पीटीआई बनवाई गई। अच्छा। और पीटीआई में ज्यादा यानी आपके जो सदर मोहतरम है वो जमात इस्लामी के बाकायदा मेंबर थे और वो उनके एक नाजिम भी थे। तो जमात इस्लामी ने हमेशा पाकिस्तान में हर उस सियासत को फरोग दिया है जो कि इंतशार बेतरतीब माशरा करने की जानिब ले जाया जाए। लिहाजा ऐसे फितनों को जन्म देने वाली जमात जो है ना, इसलिए मैंने कहा कि दोहरे मेयार की जमात है। लिहाजा आज तक उनके कोई वोट बैंक, यानी आप देखें कि जमात इस्लामी की अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो पूरी पाकिस्तान की पार्लियामानी सियासत में जमात इस्लामी को अभी तक सिर्फ 1, फिर 2, फिर 5, फिर 1, फिर 1, इससे ज्यादा सीटें नहीं, इसलिए कि दोहरे मेयार की जमात और उसने अपने जो बच्चे जन्म दिए एमक्यूएम और पीटीआई वो भी दोहरे मेयार की। तो लिहाजा अवाम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जमात इस्लामी क्या है। ठीक है जी। सफीना, आखिर में आपसे शॉर्ट बड़ा मुख्तसर जवाब लेना चाहूँगा। जमात इस्लामी की पंजाब में या ओवरऑल क्या पोजीशन है इस वक्त सियासी तौर पर? तो मैं एक जैसी जमात से थोड़ा सा फर्क करते हुए जमात इस्लामी मच बेटर है मौलाना फजल रहमान से। वो फिर भी डेमोक्रेटिक जो रवायात हैं उसको फॉलो करते हैं, वहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, वहाँ इलेक्शंस होते हैं। ऑल दो हमारे पाकिस्तानी अब माइंडसेट उनका चेंज हो चुका हुआ है कि जमात इस्लामी अगर आ गए तो ये पता नहीं फनाटिक हैं, किस किस्म के लोग हैं जो पता नहीं पाकिस्तान के माशरे के अंदर डंडा बरदार जो है निजाम ले आएंगे। तो वो अपनी परसेप्शन खत्म करने की जरूरत है। ये छोटी जमात है, छोटी जमात ही रहेगी। इनका मुझे वैसे पाकिस्तान की सियासत में कोई खास इतना आई एम सॉरी रोल नजर नहीं आ रहा। जब इनको राइट साइड पे राइट टाइम पे साइड लेने की जरूरत होती है तब ये साइलेंट हो जाते हैं, अपना स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो उसकी वजह से इनकी सियासत में बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं। ठीक है नाजरीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है और इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफिज़।